मैरी बचपन से ही अपाहिज लड़की थी। उसके पापा जोसेफ एक सेठ के यहाँ काम करते थे। मैरी की माँ मरियम बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब से जोसेफ ने ही मैरी की देखभाल की थी। जोसेफ ने कभी मैरी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो अपाहिज है। वो उसे हमेशा अपने कंधों पर घुमाया करता था। एक दिन जोसेफ ने कहा, बेटी मैरी, आज बताओ हम कहाँ घूमने चलेंगे? पापा, आप जहाँ भी ले जाओगे वहाँ चलूंगी, क्योंकि मेरे तो पैर ही नहीं हैं जो मैं अपने आप से कहीं जा सकूं। जोसेफ मैरी की बात सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है, मैरी, मेरे पैर भी तो आपके ही पैर हैं। जहाँ कहोगी वहाँ चलने लगूंगा, है ना? ये कहकर वो मैरी को तसल्ली देने लगता है। जोसेफ मैरी को रोज की तरह तैयार करके और घर का सारा काम करके अपने काम पर निकल जाता है। जोसेफ रास्ते में सोचते हुए जा रहा है, मैं दुनिया का इतना अभागा पिता हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए एक व्हील चेयर तक नहीं खरीद पाता। आज जाके सेठ जी से बात करूंगा कि वो मुझे कुछ पैसे दे दे, तो मैं इस नए साल में अपनी बेटी को वो गिफ्ट कर दूं। ये सोचते हुए वो सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। अरे जोसेफ, आज बहुत लेट आए हो। इस तरह से आओगे तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जोसेफ हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं सेठ जी, मेरी कुछ मजबूरी है, इसीलिए मैं लेट हो जाता हूँ। अरे तुम्हारी मजबूरी से मुझे क्या लेना देना? मैं तुम्हें काम के पैसे देता हूँ, काम के, तुम्हारी मजबूरी के नहीं। सेठ जी इस बार माफ कर दीजिए, आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, सुनो, आज तुम्हें मेरी पत्नी का बंद कमरा साफ करना है, जिसमें वर्षों पुराना कबाड़ा पड़ा है, उसे बाहर निकालना है तुम्हें। ठीक है सेठ जी, मैं कर देता हूँ, आप चाबी दे दीजिए। सेठ जी जोसेफ को कमरे की चाबी दे देते हैं। जोसेफ उस कमरे को साफ करने लगता है। तभी उसकी नजर एक पुरानी पड़ी व्हील चेयर पर पड़ती है। जोसेफ को उसे देखकर मैरी की बात याद आ जाती है। वो काम खत्म करके सेठ से कहता है, सेठ जी, काम कर दिया है मैंने। अगर आपकी अनुमति हो तो एक बात कहूँ सेठ जी? हाँ कहो, क्या बात है जोसेफ? सेठ जी, उस बंद कमरे में मुझे एक व्हील चेयर मिली है, क्या वो मैं ले सकता हूँ? अरे नहीं जोसेफ, वो मेरी पत्नी फ्लोरा की आखिरी निशानी है। अरे इसे ढूंढने के लिए ही तो वो कमरा साफ करवाया था। इस पर मैंने सोने का हैंडल भी लगवाया था। इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ जोसेफ। जोसेफ सेठ की बात सुनकर मायूस हो जाता है और चुपचाप अपने घर चला जाता है। जोसेफ को देखकर मैरी कहती है, पापा, आप उदास क्यों हो? क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, ये सोच रहा हूँ कि इस नए साल में तुझे ऐसा क्या तोहफा दूं जिसे तुम याद रखो। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी कोई भी तोहफा मेरे लिए किस काम का है जिसे मैं अपनी मर्जी से उठा भी नहीं सकती। मैरी की बात सुनकर जोसेफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप उसे खाना खिलाकर सुला देता है और खुद रात भर चिंता की चादर ओढ़कर सो जाता है। रोज की तरह जोसेफ मैरी को खाना बनाकर उसे तैयार करके अपने काम पर निकल जाता है। आज तो सेठ जी के पैर पकड़कर वो व्हील चेयर अपनी बेटी के लिए मांग लूंगा। उसके बदले में सेठ जी का और भी काम कर दूंगा मैं। ये सोचता हुआ वो सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही सेठ के वहाँ वो पुलिस को देखता है तो हैरान हो जाता है। साहब, यही वो चोर है जिसने मेरी पत्नी की आखिरी निशानी उस व्हील चेयर को चुराया है। सेठ का ये झूठा इल्जाम सुनकर वो हाथ जोड़कर पुलिस से कहता है, नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की है। ओए, अगर तूने चोरी नहीं की तो सेठ जी से उसे कल क्यों मांग रहा था? सच बता, नहीं तो अंदर बंद कर दूंगा। जोसेफ उनके सामने कई मिन्नतें करता है, लेकिन सेठ और पुलिस उसकी एक नहीं सुनते। जोसेफ को पुलिस पकड़कर थाने ले जाती है। नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, मुझे छोड़ दो। देख जोसेफ, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बता दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, वो व्हील चेयर मैं अपनी बेटी के लिए मांग रहा था। वो बेचारी चल नहीं सकती, मैंने सोचा सेठ जी से लेकर उसे दे दूंगा, लेकिन मैंने उसकी चोरी नहीं की है साहब। पुलिस जोसेफ की एक नहीं सुनती है और उसे हवालात में बहुत मारती है, जिससे जोसेफ फूट कर रोने लगता है। नहीं साहब, नहीं, मैंने चोरी नहीं की है साहब। पुलिस कहती है, अच्छा, जब चोरी कर रहा था तब रोना नहीं आया तुझे? अब मार पड़ रही है तो रोकर दिखा रहा है।
साहब, मैं मार से नहीं रो रहा हूँ। मेरी बेटी घर पर अकेली और भूखी होगी। वो बेचारी तो एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती। अगर मैं घर पर टाइम से नहीं पहुंचा ना तो उसे खाना कौन देगा? यही सोचकर मैं रो रहा हूँ। तुम सच सच बता दो तो मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। साहब, कभी कभी गुनाह कोई और कर जाता है और उसकी सजा हम जैसे को मिलती है, लेकिन इसमें मेरी बेटी का क्या दोष है? वो बेचारी तो चल भी नहीं सकती है साहब। पुलिस जोसेफ की एक नहीं सुनती और उसे थाने में बंद कर देती है। रात की ड्यूटी खत्म करके जब वो पुलिस वाला घर जाता है तो रास्ते में उसे एक अपाहिज दिखाई देता है जो रास्ते में बैठकर सड़क पार करने की कोशिश करता है। ओए, बीच रास्ते में क्यों बैठा है? अभी कोई गाड़ी आकर टक्कर मार देगी तुम्हें। साहब, कोई टक्कर मार दे तो ही अच्छा है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उस नल तक जा सकूं। जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुद ही वहां जाने लगा और यहाँ गिर पड़ा साहब। उसकी ये बात सुनकर उसे जोसेफ की अपाहिज बेटी की याद आ जाती है। वो फौरन जोसेफ के घर जाता है और देखता है कि उसकी बेटी पलंग से नीचे गिरी हुई है। वो उसे उठाकर पलंग पर बैठाता है और कहता है, अरे बेटी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। आपको जीसस ने भेजा है क्या? मैंने ही उनसे प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी आपने? मैंने उससे कहा था, जीसस, मेरे पापा अभी तक घर नहीं आए हैं और मुझे भूख भी लगी है। किसी को भेज दो जो मेरे पापा को ढूंढ लाए। उस पुलिस वाले को मैरी की हालत देखकर दया आ जाती है। उसे खाना देता है और कहता है, हाँ बेटी, मुझे जीसस ने ही भेजा है। मैं आपके पापा को ढूंढ कर लाता हूँ। आप यहाँ से कहीं जाना नहीं, ठीक है? ये कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से सीधे थाने आ जाता है, जहाँ पर एक अपराधी उसी व्हीलचेयर के साथ बैठा था। हवलदार, कौन है ये? इसे क्यों पकड़ा है? साहब, इसने एक साइकिल चुराई थी। जब हमने इसके घर की तलाशी ली तो इसके यहाँ वो सेठ वाली व्हीलचेयर मिली, तो मैं इसे यहाँ ले आया। पुलिस वाला उस चोर को बहुत मारता है और थाने में जोसेफ के सेठ को भी बुलाता है। सेठ उस चोर को देखकर कहता है, अरे साहब, ये तो मेरा पुराना नौकर हरिया है। इसने पहले भी मेरे यहाँ चोरी की थी, इसलिए मैंने इसे काम से निकाल दिया था और इसकी पगार भी नहीं दी थी। इसीलिए इसने मेरी ये कीमती चीज चुरा ली है। हाँ सेठ जी, आपके शक की वजह से जोसेफ को कितनी तकलीफ हुई है उसका आपको अंदाजा है? सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और पुलिस जोसेफ को रिहा कर देती है। सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं वो व्हीलचेयर अपनी बेटी के लिए आपसे इसलिए मांग रहा था कि मेरी बेटी भी अपाहिज है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे कभी कभी हम गुस्से में सामने वाले को दोषी ठहरा देते हैं बिना सच का पता लगाए। ये कहकर जोसेफ करहाता हुआ अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी बेटी जोसेफ को देखकर बहुत रोती है और कहती है, पापा, जीसस बहुत बुरे हैं। मैंने उन्हें आपको सही सलामत लाने को कहा था, लेकिन उन्होंने आपको कितना कष्ट दिया। मैं कभी नहीं उनसे बात करूंगी, कभी भी नहीं। जोसेफ अपनी बेटी को गले लगाता है। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला एक नई व्हीलचेयर लेकर आता है और कहता है, नहीं बेटा, जीसस बुरे नहीं है। बुरे तो हम इंसान हैं, जो जाने अनजाने में कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी कीमत हम मरते दम तक नहीं चुका सकते हैं। ये व्हीलचेयर जीसस ने आपके लिए तोहफे में भेजी है। अब आप अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं, और जीसस ने ही आपके पापा को थाने में साफ सफाई करने की नौकरी भी दी है। मैरी अनोखा उपहार देखकर बहुत खुश हो जाती है। जोसेफ भी पुलिस वाले का शुक्रिया अदा करता है और अगले दिन से जोसेफ थाने में साफ सफाई का काम करने लगता है। रामपुर नाम के गांव में आनंद और खुशी नाम का एक दंपत्ति रहा करता था। उन दोनों ने लव मैरिज की थी और वह अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे। कुछ समय बाद खुशी की एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने रूपा रखा, और इसी खुशी में आनंद ने सुनार के पास जाकर 2 लॉकेट बनवाए, जिसमें उसने एक में अपनी बेटी की तस्वीर और दूसरी में अपनी पत्नी की तस्वीर लगाई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक दिन खुशी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। खुशी की मौत के बाद आनंद अब बहुत दुखी रहने लगा। अब उसे यह चिंता सताने लगी कि उसकी बेटी की परवरिश कौन करेगा।
एक दिन आनंद बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर उसकी बेटी रूपा आई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, माँ तो गुजर गई है, पर उनके गले में जो लॉकेट था, क्या आप वो मुझे दे सकते हैं, जिससे मेरे पास मेरी माँ की निशानी बनी रहेगी। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। और यह कहकर वह रूपा को खुशी खुशी लॉकेट दे देता है। अब आनंद को अपनी बेटी की परवरिश की चिंता सताने लगी, क्योंकि वह काम पर भी जाता था और उसे बेटी की देखभाल भी करनी पड़ती थी। वह दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपने आप से कहा, मैं अपनी बेटी की कैसे अच्छी परवरिश करूं? यदि मैं काम नहीं करूंगा तो फिर मैं अपनी बेटी की परवरिश कैसे कर पाऊंगा? और यदि मैं अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखूंगा तो उसकी अच्छे से परवरिश नहीं हो पाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, जिससे मेरी बेटी की अच्छी परवरिश हो जाए। और यह सोचकर वह दूसरी शादी कर लेता है और उस औरत का नाम पुष्पा होता है। शुरुआत में तो पुष्पा रूपा को बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और पुष्पा को एक लड़का होता है। लड़का हो जाने के बाद पुष्पा का व्यवहार रूपा के लिए बदल जाता है और वह उसके साथ मारपीट और बुरा व्यवहार करने लगती है। जब आनंद काम पर चला जाता तो पुष्पा रूपा से घर का काम करवाती, उससे अपने कपड़े धुलवाती और उसे सही से खाना भी नहीं दिया करती थी और कभी कभार तो वह उसे मारा भी करती थी। साथ ही पुष्पा ने रूपा को धमकी भी दे रखी थी कि यदि उसने अपने पिता से कुछ कहा तो वह उसके हाथ पैर तोड़ देगी और उसे घर से बाहर निकाल देगी। एक दिन की बात है, रूपा बर्तन धो रही होती है, तभी उसके हाथ से बर्तन टूटकर गिर जाता है, जिससे पुष्पा काफी गुस्सा हो जाती है और वह रूपा को बुरी तरह पीटने लगती है। वहीं आज आनंद की जल्दी छुट्टी हो गई और जब वह घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पुष्पा रूपा को बुरी तरह से पीट रही होती है। यह देखकर आनंद पुष्पा पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम मेरी बेटी को मारो, बल्कि मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम मेरी बेटी की अच्छे से परवरिश करोगी। और इस तरह आनंद पुष्पा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इस पर रूपा को थोड़ा मनोबल मिलता है और वह अपने पिता से रोती हुई कहती है, पिताजी, आपके जाने के बाद माँ मुझे बहुत मारती है। साथ ही एक दिन तो इन्होंने मुझे बारिश में घर से बाहर भी निकाल दिया था। मुझसे पूरे घर का काम करवाती है पिताजी, और आपके पीछे से ये मुझसे हाथ पैर भी दबाती है और मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं देती है पिताजी। माँ मुझे आपके पीछे से बहुत मारती है पिताजी। आखिर तुम कैसी माँ हो, जबकि तुम एक बच्चे की माँ बन चुकी हो, तब भी तुम्हें यह नहीं पता कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अभी इसकी माँ को गुजरे कुछ साल ही बीते हैं और तुम इसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही हो। पुष्पा, आखिर तुम भी किसी की बेटी हो, आखिर कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? तुमने आज साबित कर दिया कि सौतेली सौतेली ही होती है। और यह कहकर आनंद अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आनंद के जाने के बाद पुष्पा अपने आप से कहती है, इस रूपा की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। ये तो मेरे गले की फांस बनकर रह गई है। अब मुझे इस रूपा का कुछ न कुछ करना ही होगा। और यह कहकर वह रूपा को एक गुंडे के पास 3 लाख रुपए में बेच देती है। अगले दिन जब रूपा स्कूल से लौट रही होती है, तभी रास्ते में वह गुंडा रूपा को मिल जाता है। वह रूपा से कहता है, अरे बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। आज मैं तुम्हें लेने नहीं आएगी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यह सुनकर रूपा उस गुंडे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह उसके साथ उसकी कार में बैठ जाती है। वह गुंडा रूपा को दूसरे रास्ते ले जाता है। दूसरा रास्ता देखकर रूपा बहुत डर जाती है।
और वह गुंडे से घबराकर कहती है, अंकल अंकल, ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है अंकल, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरे घर का रास्ता नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। हाँ, मुझे पता है ये तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है, तुम्हारी माँ ने मुझे बेच दिया है। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह सुनकर रूपा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है और वह गुंडे को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, पर गुंडा गाड़ी नहीं रोकता और रूपा गुंडे के हाथ में काट लेती है, जिससे गुंडा गाड़ी रोक देता है और रूपा गाड़ी से उतरकर भाग जाती है। वह भागते भागते काफी दूर निकल जाती है। तभी अचानक एक अमीर दंपत्ति से टकरा जाती है। उन दोनों का नाम लक्ष्मी और राजेश होता है। वह दोनों रूपा को देखते हैं तो उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अंकल अंकल, मेरे पीछे गुंडा पड़ा हुआ है अंकल, अंकल मेरी मदद कीजिए अंकल, वह मुझे पकड़ के ले जाएगा, मेरी मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा और मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालूंगा। और यह कहकर दोनों रूपा को अपने घर ले आते हैं। वह दोनों बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, पर उनकी कोई भी संतान नहीं होती, इसलिए उन्होंने रूपा को अपनी बेटी मान लिया था और उसकी अच्छे से परवरिश करने लगे। वहीं दूसरी तरफ गुंडा पुष्पा को फोन करता है और उससे कहता है, तुमने मुझे कैसी लड़की दी थी? वो तो भाग गई, तुम मुझे मेरे रुपए वापस कर दो। मुझे नहीं पता, मैं तेरे पैसे वापस नहीं करने वाली, मैंने तुझे लड़की दे दी थी, अब तुम चाहे कुछ भी करो, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। नहीं, मुझे मेरे रुपए वापस चाहिए। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी। तुम फोन रखो और मुझे परेशान करना बंद करो। वैसे भी मैंने रूपा को तुम्हें बेच दिया है, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तभी यह सब बातें आनंद सुन लेता है और आनंद पुष्पा से, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी बेटी को बेच दिया? तुम कैसी माँ हो? तुम्हारे अंदर दिल है या नहीं? तुम जालिम किस्म की औरत हो। अब तुम मेरी बेटी को उस गुंडे से वापस लाओ, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए किसी भी हालत में। यह सुनकर पुष्पा जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं कहाँ से लाऊं? मैंने तो उसे एक गुंडे के पास बेच दिया था और वह गुंडे के पास से भाग गई है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा, तेरी वजह से आज मेरी बेटी लापता हो गई। और यह कहकर आनंद भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह अपनी बेटी को बाजार, रेलवे स्टेशन, गांव की गलियों में सब जगह ढूंढता है, पर उसे उसकी बेटी कहीं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और वह अपनी बेटी को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लगता है। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी बेटी को ढूंढता है, पर उसे रूपा कहीं नहीं मिलती। कभी कभी तो उसके मन में ख्याल आता था कि यह सब उसी की गलती से हुआ है। न वह दूसरी शादी करता और न ही रूपा उससे दूर होती और वह आत्महत्या करने तक की सोच लेता है। फिर भी वह अपने आप से कहता है, मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा। और एक दिन वह अपने आप से कहता है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक शहर में जाकर वहाँ गाड़ियाँ धोने का काम करने लगता हूँ, इससे शायद मैं अपनी बेटी तक पहुँच पाऊँ। और यह कहकर वह सोसाइटी में जाकर लोगों की गाड़ियाँ धोने लगता है। वह सुबह शाम गाड़ियाँ धोता और दिन के समय अपनी बेटी रूपा को ढूंढता, शायद उसकी बेटी उसे मिल सके। ऐसा कहते कहते वह एक दिन राजेश के घर पहुँच गया और उसने राजेश से कहा, यदि आपके पास कोई काम हो तो मुझे दीजिए, मैं गाड़ियाँ धो लेता हूँ साहब। ठीक है, देखने में तो तुम सही लगते हो, तुम मेरी गाड़ियाँ धो लेना। और यह कहकर राजेश उसे अपनी गाड़ी धोने के लिए रख लेता है। और एक दिन सुबह राजेश अपनी बेटी रूपा को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो अचानक ही आनंद की नजर रूपा पर पड़ जाती है और उसे देखकर आनंद हैरान रह जाता है, क्योंकि रूपा की शक्ल उसकी बेटी से मिल रही थी। और वह अपने आप से कहता है,
इसकी शक्ल तो मेरी बेटी रूपा से मिल रही है। क्या ये मेरी बेटी रूपा है? पर मेरी बेटी यहाँ कैसे आ सकती है? वो इतने बड़े घर में नहीं, शायद ये मेरा भ्रम है। और यह कहकर वह अपनी गाड़ी धोने का काम करने लगता है। पर उसके दिमाग में यह बात चल रही होती है कि कहीं यह उसकी बेटी रूपा तो नहीं है, और वह उससे मिलना चाहता था, पर वह उससे मिल नहीं पा रहा था। इसलिए वह उसके घर में जाने की सोचता है। और एक दिन वह राजेश के घर पर आता है और राजेश से कहता है, साहब, मैं घर का झाड़ू पोछा भी कर लेता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपके घर में काम कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे काम की जरूरत है। यह सब बात सुनकर वह अपनी पत्नी से कहता है, हमारे यहाँ जो आनंद गाड़ियाँ धोने का काम करता है, वो कह रहा था कि वो घर का काम भी कर लेता है। यदि तुम बताओ तो उसे घर के काम के लिए रख लेता हूँ। वैसे इंसान तो अच्छा मालूम पड़ता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी उसे देखा है। ठीक है, आप उसे घर के काम के लिए रख लीजिए। वैसे भी जो घर के बाहर गैरेज है, हम उसे वहाँ रख लेंगे। और यह राजेश आनंद को अपने घर पर काम के लिए रख लेता है। इस पर आनंद बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने मुझे काम के लिए रखा। और फिर वह राजेश के घर पर काम करने लगता है। वह हमेशा रूपा को देखा करता था, क्योंकि उसे रूपा में अपनी बेटी दिखाई देती थी। वह रूपा से बात करना चाहता था, पर वह चाहते हुए भी उन लोगों के सामने रूपा से बात नहीं कर पाता था। और एक दिन की बात है कि राजेश और लक्ष्मी बाजार जा रहे होते हैं, तो वह आनंद से, अच्छा हम बाजार जा रहे हैं, क्या तुम थोड़ी देर मेरी बेटी का ध्यान रख लोगे? ठीक है, आप जाएं। यह कहकर आनंद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसे मौका मिल ही जाता है। जब वह लोग बाजार चले जाते हैं, तभी रूपा वहाँ आती है और आनंद की नजर उसके लॉकेट पर चली जाती है। लॉकेट को देखकर आनंद ने रूपा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, ये तुम्हारे गले में लॉकेट कहाँ से आया? क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैं आपको क्यों बताऊं? प्लीज मुझे बता दो, ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? यह लॉकेट मेरी माँ का है, इसे मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। क्या? अच्छा, ऐसी बात है। ऐसा लॉकेट तो मेरे पास भी है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। और यह कहकर आनंद अपने गले का लॉकेट रूपा को दिखाता है। रूपा जब उस लॉकेट को देखती है तो वह आनंद से कहती है, मेरे पास भी ऐसा एक लॉकेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यह कहकर रूपा भी अपना लॉकेट आनंद को दिखाती है। और जब रूपा उसमें अपनी माँ और पिताजी को देखती है तो वह समझ जाती है कि यही उसके पिता है। और वह आनंद को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और आनंद भी बहुत खुश हो जाता है रूपा को देखकर। वह उसे प्यार से गले लगाता है। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं तुम्हें हर तरफ ढूंढता फिरा, बाजार की गलियों में, सड़कों पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए लोगों के घर पर काम भी किया, इस उम्मीद में शायद कि तुम मुझे मिल जाओ। और देखो, आज भगवान ने मेरी सुन ली और तुम मुझे मिल गई। तभी वहाँ राजेश और लक्ष्मी आ जाते हैं। और आनंद को रूपा को गले लगाकर देखकर लक्ष्मी को काफी तेज गुस्सा आता है। और वह आनंद से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गले लगाने की? मैंने तो तुम्हें गरीब समझकर अपने घर पर काम पर रखा था, पर तुम जैसे लोगों को काम पर कभी नहीं रखना चाहिए, यह हम लोगों की भूल थी। इस पर रूपा अपनी माँ से कहती हुई, नहीं नहीं माँ, इन पर मत चिल्लाइए, ये तो मेरे पिताजी है। और यह कहकर वह उसे अपना लॉकेट दिखाती है और उन दोनों को पूरी बात बताती है। रूपा की बात सुनकर लक्ष्मी का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वह बहुत दुखी हो जाती है। इस पर आनंद लक्ष्मी से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दी और उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आप सच में बहुत ही महान हैं। यह सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगती है और रोते हुए आनंद से कहती है, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, भले ही मैंने इसे पाला है, पर आप भी तो इसे ढूंढ रहे थे। आपने भी तो दिन रात एक कर दिए अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। भले ही माँ अपनी बेटी को जन्म देती है, पर पिता उसको पालता है
और उसके लिए मेहनत मजदूरी करता है। माँ तो सिर्फ बच्ची को बड़ा करती है, जबकि पिता उसकी देखभाल करता है। आज आपने साबित कर दिया कि पिता माँ से बढ़कर होता है। और यह कहकर लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगती है। इस पर आनंद लक्ष्मी से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं रूपा को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, आप इसे अपने पास ही रखिए। नहीं नहीं, आपका हक ज्यादा है इस पर। भले ही मैंने रूपा को पाला है, पर जन्म तो आपने ही दिया है, इसलिए आप रूपा को ले जा सकते हैं। इसका जो भी खर्च होगा वह मैं दे दिया करूँगी। आपको जब भी जरूरत पड़े आप मुझसे पैसे ले जा सकते हैं, इसमें हमें बहुत खुशी होगी। और वह वहाँ से अपनी बेटी को खुशी खुशी ले जाता है।